दोस्तों, जो रुक गया वह जीवित नहीं, जो जीवित है वह रुक नहीं सकता। तो चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट चैप्टर इंडियाज एशियंट पास्ट का, जिसका नाम है चैल्कोलिथिक कल्चर। हमने समझा ह्यूमन एवोल्यूशन को और देखा कि उन्होंने धरती की सतह पर जो चीजें थी उसका क्या खूब इस्तेमाल किया। अब समय आया जब इन्होंने स्टोन को छोड़कर मेटल का इस्तेमाल शुरू किया। जो मेटल सबसे पहले इस्तेमाल किया गया दोस्तों, वह था कॉपर। अब कॉपर और स्टोन दोनों का इस्तेमाल शुरू किया और समय आया चैल्कोलिथिक कल्चर का। अगर भारत की बात करें दोस्तों, तो इसे प्री हड़प्पन फेज भी बोला जाएगा। यह बात तो ठीक है कि वह कॉपर का इस्तेमाल करते थे, पर उसके साथ साथ वह लो ग्रेड ब्रोंज और आयरन यूज करते थे। हड़प्पन ब्रोंज का इस्तेमाल करते थे और इंडस प्लेन में फूड प्रोड्यूस करते थे। अगर बात करें तो ये जगह ईस्टर्न राजस्थान, वेस्टर्न मध्य प्रदेश, सदर्न इंडिया में देखने को मिली। राजस्थान में आहार और गिलुंड, मध्य प्रदेश में मालवा, कायथा, जौरे, निवासा और बहुत सारी हैं। चैल्कोलिथिक पीपल दोस्तों टाइनी टूल इस्तेमाल करते थे। साउथ इंडिया में अभी भी स्टोन टूल का इस्तेमाल जारी था, पर राजस्थान जहां ड्राई एरिया था वहां पत्थर का मिलना बहुत मुश्किल था और वहां शुरुआत हुई कॉपर टूल्स की, जो कि थे फ्लैट एक्सिस, बैंगल्स और शीट्स। आहार के लोगों ने स्मेल्टिंग और मेटलर्जी जैसे काम सीखे और ढेर सारे कॉपर टूल तैयार किए। इसी कारण उस जगह को दोस्तों तांबावती नाम से भी जाना जाता है। अगर हम आहार की बात करें तो ये 2100 से 1500 बीसी तक की है। गिलुंड दोस्तों इसका रीजनल सेंटर हुआ करता था। पोर्ट्स का इस्तेमाल शुरू हो गया था। हमें पता है नियोलिथिक एज में पेंटेड ग्रे वेयर यूज करते थे। अब आर्ट में बदलाव आया और हम पूरे चैल्कोलिथिक एज में ब्लैक एंड रेड कलर पोट्री का इस्तेमाल करने लगे। वह पहले रेड कलर को नीचे फेंक देते और पोटर व्हील पर उसमें व्हाइट कलर की लाइन ड्रॉ करते। डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल एंड एग्रीकल्चर इस समय में भी परफॉर्म किया जा रहा था। पहले एनिमल थे कैटल, शीप, गोट, पर अब पिग्स, बफेलो, डेयर और कैमल जैसे जीव आ चुके थे। कुछ देर बाद डॉग, हॉर्स, डंकी और वाइल्ड एस भी देखने को मिले दोस्तों। लोग अधिकतर पोर्क और बीफ खाया करते थे। बीफ मेजर फूड नहीं था, ये राइस और वीट खाते, उसके साथ साथ बाजरे का इस्तेमाल भी करते थे। अगर नर्मदा के पास नवादिति की बात करें तो इन्होंने पल्सेस को भी ग्रो करना स्टार्ट कर दिया था। ये लेंटिल, ब्लैक ग्राम, ग्रीन ग्राम और पीस जैसे मेजर क्रॉप उगाते थे। डेक्कन की बात करें तो वहां बेर और कॉटन प्रोड्यूस किया जाता था। ईस्टर्न इंडिया में फिश हुक्स देखने को मिली, से यह समझ आया कि वहां पर फिशिंग एक मेजर काम था। वहां पर राइस एंड फिश स्टेपल फूड था और आज भी है। चैल्कोलिथिक लोग बर्न्ट ब्रिक का इस्तेमाल नहीं करते थे। उनके घर मड ब्रिक से बने हुए थे। आहार के लोगों की बात करें तो वह अभी भी स्टोन हाउस में रहते थे। अगर हम सबसे बड़े जोरी साइट की बात करें तो गोदावरी रिवर के पास बसा है दैमाबाद। ये 20 हेक्टर के लैंड में बसा था और यहाँ पर 4000 लोग रहते थे। दैमाबंद बहुत इंपॉर्टेंट साइट भी है क्योंकि यहाँ से हमें बहुत सारे ब्रोंज मटेरियल देखने को मिलते हैं। लास्ट में बात करते हैं इनाम गांव की दोस्तों। यहाँ पर बहुत बड़े बड़े घर मड से तैयार हुए थे। 1300 के आसपास हमें वहां एक घर मिला जहां पर 5 कमरे थे। 4 कमरे रेक्टेंगुलर थे और एक कमरा सर्कुलर। यह घर बीचों बीच बसा हुआ था इस शहर में। ऐसा मानना गलत नहीं कि यह घर किसी चीफ का था। इसी घर के पास हमें ग्रेनरीज देखने को मिली जिसमें फूड या अदर थिंग स्टोर की जाती थी। बात तो ये है कि ये लोग अपना जीवन कैसे व्यतीत करते थे। चलिए अब देखते हैं उनके कामों को। ये लोग कॉपर स्मिथ थे और स्टोन के टूल बनाने में एक्सपर्ट थे। हमें डिगिंग में बहुत सारे प्रीशियस स्टोन देखने को मिले। इसमें शामिल है कैरेलिन, स्टीयलाइट और क्वार्ट्ज क्रिस्टल। हमें स्पिंडल वॉल्स भी देखने को मिले जिसमें हमें यह समझ आया कि ये लोग स्पिनिंग और वीविंग जैसे काम करते थे। इनाम गांव में पोटर, स्मिथ, इवरी, कवर्स, लाई मेकर और टेराकोटा आर्टिशियंस थे। चलिए ये सब देखते और खोते हुए हमारी नजर इनके ब्यूरियल प्रैक्टिसेस के ऊपर भी पड़ी। दोस्तों ऐसा पाया गया कि इंसान की मृत्यु होने के बाद उसको उसके घर के नीचे दफना दिया जाता, वह भी नॉर्थ से साउथ की डायरेक्शन की ओर। पोर्ट्स और कुछ कॉपर
ऑब्जेक्ट्स को दफना दिया जाता ताकि वह उसके अगले जन्म में काम आए। हमें देखने को मिली टेराकोटा फिगर ऑफ वुमन, जो हमें बताती है कि पुराने चैल्कोलिथिक समय में मदर गॉडेस को माना जाता था। हमें बुल टेराकोटा भी देखने को मिला जो एक रिलीजियस कल्ट था। हमने समझा कि कैसे साइट्स को खंगाला गया और उसमें यह सारी चीजों को डिकोड किया गया। तो ये सब करते हमें यह भी समझ आया कि चैल्कोलिथिक साइट में शुरू हुआ किस्सा सोशल इनइक्वालिटी का। कुछ साइट्स का एरिया 20 हेक्टर जितना बड़ा था और कुछ वही 5 हेक्टर में ही समाप्त हो जाती। तो इससे यह निकल कर आया कि बड़ी सेटलमेंट डोमिनेट करती थी स्मॉल सेटलमेंट को। रेक्टेंगुलर हाउस में रहने वाले डोमिनेट करते थे राउंडेड शेप हाउस वालों पर। दोस्तों, लोगों के बीच में सोशल डिस्टेंस भी मेंटेन किया गया, इसीलिए चीफ का घर सेंटर में होता और क्राफ्ट्समैन का घर शहर के लास्ट में। अगर बात गणेश्वर की करें तो दोस्तों ये वह जगह है जो खेतरी बेल्ट ऑफ राजस्थान में कॉपर एक्सट्रैक्ट करती और कॉपर मटेरियल तैयार करके उसे हर जगह पर प्रोवाइड करती। कहते हैं ना, कर भला तो हो भला। इनके साथ ऐसा नहीं हुआ। इन्होंने बहुत कॉपर का सामान तैयार किया, वह पूरे देश में दिया गया, पर लोग आगे बढ़ गए, हड़प्पन कल्चर आगे बढ़ गया, सिविलाइज हो गया और दोस्तों इस शहर की होंद धीरे धीरे खत्म हो गई। नाउ बिगिन करते हैं इसके क्या फायदे हुए और क्या नुकसान। टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ द चैल्कोलिथिक फेज। ये फेज देखा गया पूरे भारतवर्ष में। ये मोस्ट ऑफ टाइम रिवर साइड या लेक्स के पास देखी जाती। ये लोग कॉपर का इस्तेमाल करते थे, तो ये कहना भी गलत नहीं होगा कि ये लोग कॉपर माइन के पास रहते और कॉपर स्मेल्टिंग जैसे काम परफॉर्म करते। पेंटेड पोट्री का आगाज यहां से हुआ, तो कलर की इन्वेंशन भी ऑफ कोर्स इन्होंने की होगी। यह वह लोग हैं जिन्होंने लोटा और थाली का इस्तेमाल शुरू किया। इन लोगों ने एग्रीकल्चर को बहुत बढ़ावा दिया। नियोलिथिक साइट के मुकाबले इन्होंने बहुत ज़्यादा चीज़ों की खेती शुरू कर दी। यह लोग रिवर के पास रहते थे, तो इसलिए फिशेस और नॉन वेजिटेरियन फूड की शुरुआत भी इन्हीं लोगों ने की। ब्यूरियल की प्रथा भी इसी फेस में शुरू हुई। दोस्तों आइए अब देखते हैं लिमिटेशन ऑफ चैल्कोलिथिक कल्चर। बहुत अच्छी बात थी कि ये लोग एनिमल को डोमेस्टिकेट करते थे, पर किस वजह से? मिल्क की? जी नहीं, ये लोग उन्हें मारकर फूड के लिए इस्तेमाल करते थे ताकि जंगल में जाकर उन्हें हंटिंग ना करनी पड़े। गॉड ऑफ बास्टर तो ये मानते थे कि गाय का दूध सिर्फ उनके यंग वंस के लिए है। चैल्कोलिथिक साइट में हमें कोई भी होड़ नहीं देखने को मिली, जिससे समझ आया कि ये लोग बहुत बड़े स्केल पर फार्मिंग नहीं करते थे। ये लोग स्लैश बर्न फार्मिंग का यूज करते थे, तो इसलिए ये डिगिंग स्टिक से ही अपना काम चला लेते, क्योंकि एशिस को खोदना बहुत आसान होता है। हमें चाइल्ड के फॉसिल ढेरों ढेर देखने को मिले, जिससे ये समझ आया कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बहुत ही हाई था। काफी कारणों से ऐसा हो सकता है, पर मेजर है लैक ऑफ न्यूट्रिशन, एब्सेंस ऑफ मेडिकल नॉलेज एंड ब्रेकडाउन ऑफ एपिडेमिक्स। दोस्तों कॉपर की मात्रा भी काफी कम थी और सिर्फ ईस्ट में ही ये चीज पाई जाती थी, तो हमारी हर एक सेटलमेंट को ईस्ट में रहना पड़ा, जिसके कारण हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में कोई भी विकास नहीं हुआ और बाकी सारे रिसोर्सेज को नहीं खंगाला गया। इजिप्ट की बात करें दोस्तों, तो उन्होंने ब्रोंज की शुरुआत कर दी थी, जो कि कॉपर और टिन से बनाया जाता। नाउ लेट्स सी द आर्ट एंड कल्चर ऑफ चैल्कोलिथिक फेस। अगर भारत में टोटल लगाया जाए तो 1800 से ज्यादा कॉपर होर्ड्स मिले। हम यहाँ गुंगेरिया की बात करते हैं, तो जो कि मध्य प्रदेश में है, वहां से हमें 424 कॉपर टूल और वेपन्स मिले। पर वेपन उनके किस काम आते होंगे? तो हमें कुछ ऐसा समझना चाहिए कि ये लोग इसका इस्तेमाल इंटरटेनमेंट और हंटिंग के लिए करते थे। इन लोगों की स्किल एंड नॉलेज बहुत अच्छी थी कॉपर स्मेल्टिंग की। हमें खुदाई में बहुत ही ब्यूटीफुल ऑकरे कलर्ड पॉट्स मिलते हैं, जिससे समझ आया कि इनको कलर्स की बहुत अच्छी पहचान थी। ये ऑकरे कलर्ड पोट्री का एरिया हमें जोधपुर में मिलता है,
जो कि 1.1 मीटर गहरा है। अगर बात करें कि ये एज खत्म कैसे हुई, तो सामने आएगा कि एक्सटेंसिव एरिया में वाटर लॉगिंग हुई, जिस कारण ये एरिया अनफिट हो गया ह्यूमन सेटलमेंट के लिए, और शुरुआत हुई दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्रोंज एज की। ये फेज सडनली डिसअपेयर नहीं हुआ, इसको खत्म होने के लिए 4 से 5 सेंचुरीज लगी दोस्तों। आगे बढ़ेंगे हड़प्पन कल्चर। तो इसी के साथ धन्यवाद।